नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, जो बच्चे 10th क्लास आए हैं उससे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो मैं कि कुछ सालों के पेपर में जो है रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि जो है आपको ये समझ आ जाए कि आपका सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाए। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों पर डिपेंडेंट आप ना रहे, आप जो है कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर ले ताकि आप जो है आपको ये पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और आप पेपर जो है आपके अच्छे नंबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताना ताकि मैं जल्द से जल्द आपके दिक्कत को ख़त्म कर सकूं। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को डाउनलोड भी कर सकते हो विद सॉल्यूशन। आपकी इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैं उसे भी सॉल्यूशन करवाऊँगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 माइक्रोमीटर के लिए लिखा जा सकता है, मतलब 1000 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है? जब हम 10⁻³ को 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या है? 10⁻⁻3। तो दोस्तों, ये यूनिट एंड मेजरमेंट जब आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आप अच्छे से कर ले। वो आपका 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन उसमें से जरूर आते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर से आया हुआ, तो आप अच्छे से कर ले। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट। तो दोस्तों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है? ऐसा ही मात्रक वो मात्रक होता है जो कि किसी के राशि के साथ रख के उसे क्या बना दे? सदिश राशि बना दे। सदिश राशि यहाँ पे आप जानते हो मीटर जो होता है किसी भी लंबाई चौड़ाई इनका होता है, एम्पियर आपका करंट का होता है, केल्विन आपका टेम्परेचर। लेकिन लीटर आपका कोई ऐसा यूनिट में नहीं आता। लीटर आपका किस में? व्युत्पन्न राशि में आता है। व्युत्पन्न राशि वो राशि होती है जो भौतिक राशि को मिला के बनाई जाती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो वो है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं हम अपने। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने अभी व्युत्पन्न राशि पढ़ा था दोस्तों, उससे आप क्या कर लो, व्युत्पन्न राशि पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो व्युत्पन्न राशि की डिफाइन याद कर लेना और उस पर राशि के कुछ एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, जरूर वो आते ही हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पहचानिए निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपने विलयन से विस्थापित कर उसकी जगह ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे दोस्तों, यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे एक ताकतवर आदमी जो है कम ताकतवर आदमी को क्या कर देता है? उसकी जगह से हटा सकता है, क्योंकि वो अपनी ताकत का दोष देके उसे हटा देगा। तो यही क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। प्रायोरिटी लेवल पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को हम क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे Zn जो होता है वो उस Zn सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, रिएक्टिविटी होती है, फिर Fe की रिएक्टिविटी होती है और फिर आपका कॉपर की रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे आप थर्ड वाला अगर देखते हो तो थर्ड वाला आप क्या है? Zn जो है Cu के साथ, Cu को वहाँ से क्या कर देता है? अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये आपका C जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा संचारण का उदाहरण नहीं है? संचारण क्या होता है दोस्तों? संचारण वो होता है दोस्तों, हम यहाँ पे दो वर्ड पढ़ते हैं, एक हम जंग लगना पढ़ते हैं और एक हम संचारण पर। लेकिन इनमें अंतर क्या है जंग लगना और संचारण में? तो दोस्तों, जंग लगना सिर्फ लोहे के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लोहे पे ही जंग लगता है। संचारण जो है जिसे हम कोरोजन कहते हैं, और रस्टिंग वर्ड सिर्फ आयरन के लिए है। कोरोजन वर्ड मतलब संचारण वर्ड, ये सभी मेटल, चांदी, सोना, पीतल, एल्युमिनियम, जितनी भी मेटल है जिन पे जंग लगता है। आप जानते हैं दोस्तों, चांदी जो है वो काला हो जाता है तो उसे हम संचारण कहते हैं। सोना हरा हो जाता है, ये भी संचारण होता है। तो इस पर संचारण के कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो लोहे का जंग लगना, गतिशील मशीन के पुर्जों में घिसाव, चांदी का काला होना और लोहे के एक हरी परत का बनना। तो आपका दोस्तों, अगर बी पार्ट देखो तो बी पार्ट आपका संचारण का एग्जाम्पल नहीं है। घिसना कौन सा संचारण होता है? फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है। मतलब अगर हम देखें न्यूटन की मतलब फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन है और जल में 7 न्यूटन है। पिंड पर जल द्वारा लगाए प्लावन बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आर्किमिडीज सिद्धांत अगर आप जानते हो तो आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज सिद्धांत कहता है कि जो वस्तु है, वस्तु द्वारा पानी पर लगाया गया बल जो है उसके बराबर उत्प्लवन बल लगेगा। मतलब जितना पानी द्वारा, वस्तु द्वारा बल लगाया जाएगा पानी पे, उतना ही पानी द्वारा उसके ऊपर बल लगाया जाएगा या वो हटाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर वो 10 न्यूटन का है और कितना लगाया? 7 न्यूटन, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन। आर्किमिडीज सिद्धांत यही कहता है दोस्तों, जो बल लगाया जाएगा और वो उतना ही आपके द्वारा पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाएगा, उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। ओके दोस्तों, आपका 20 का आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत पे क्वेश्चन बेस आता है दोस्तों, इसे आप जरूर कर ले।
ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ आपको, अभी भी बता रहा हूँ दोबारा से कि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट तो है बेस पे, क्योंकि आप जानते हो कि पिछले बार का भी जो पेपर आया वो आपका क्या है, पूरे सिलेबस से आया, और इस बार का पेपर भी आपका क्या आएगा, सिलेबस से आएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या करो, आप क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों पर डिपेंडेंट ना रहना। तो चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन। अब अगर देख सकते हो आप, इसने बोला चित्र दिया हुआ है, उसमें तरंग 2 समय अवधि का विस्थापन स्थिति ग्राफ दर्शाया गया है, इस तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। जो होता है v इजिकल टू, आप लैम्डा न्यू जानते हो, तो यहाँ पे लैम्डा न्यू लगा के आप फॉर्मूला लगाते हो। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है, अगर लैम्डा न्यू लगा देते हो तो लैम्डा न्यू लगाते ही आपका क्या आ जाता है, ओके दोस्तों 3.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। निकाल के देखना दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इजिकल टू लैम्डा न्यू। ये आपका साउंड चैप्टर से आया हुआ है, साउंड चैप्टर जो है आपका ध्वनि, उस पे भी। तो दोस्तों कुछ चैप्टर जो है जिनके नाम बता रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो चैप्टर जो है इंपॉर्टेंस है और ज़्यादा जरूर आएंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, जीन संयोजन यह संकेत देता है कि यदि उसे हमने माना है फर्स्ट ए, और जो माता के जीन है उन्हें फर्स्ट बी माना है। तो इसने बोला रुधिर क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों रुधिर जो है आप जानते हो कि ए बी और ए बी 2 होते हैं, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव रुधिर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। है दोस्तों, चलते हैं हम अपने 8th। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन कह रहा है जिस ताप पर जल के दिए गए द्रव्यमान का आयतन न्यूनतम होगा वह है। तो दोस्तों आप जानते हो कि आपका जो जल का तापमान होता है वो कितनी डिग्री पे जो है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आपका क्या होता है 100 केल्विन, जिस पे पानी जो है वो उबलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 104 केल्विन। इस पे जो होता है, इस पे आपका आयतन जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है वाटर का, और 8 से इस पे क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पानी ही पूरा सूखना शुरू हो जाता है। इसलिए 4 वाला जो है आपका वो आंसर हो जाए। चलते हैं हम अपने आपका 9th क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अकार्बनिक है। दोस्तों 2 तरह के यौगिक होते हैं, एक होता है अकार्बनिक और एक होता है कार्बनिक, मतलब एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा अकार्बनिक है। तो अकार्बनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। चीनी में सबसे ज़्यादा जो कार्बन होता है वो कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। और बी पार्ट जो है साधारण नमक, साधारण नमक में आपकी कार्बन की मात्रा नहीं होती है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हम सी देखते हैं, केरोसिन तेल जो होता है वो कार्बन की मात्रा होती है, तो ये भी नहीं होगा। और अल्कोहल तो आपका कार्बन से बनता ही है, इसका फॉर्मूला है आपका दोस्तों जो C2H5OH होता है। इथेनॉल, मेथेनॉल, ये आपका अल्कोहल कार्बन से ही मिलकर बना होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये आपके दोस्तों है, तो आपका इसका साधारण नमक आपका आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने जो बताया था अभी आपको कि व्युत्पन्न राशि पे बेस क्वेश्चन जरूर आता है, और वही क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा ना हो जाए कि ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए इस बार। तो 10th क्वेश्चन है वो है व्युत्पन्न मात्रा क्या है। तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया था भौतिक राशि से जो मिलके बनी हुई होती है, उससे मिलके जो बनती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। घनत्व का व्युत्पन्न एसआई मात्रक तथा एसआई मात्रकों को ज्ञात कीजिए। जो घनत्व होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी D इजिकल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का आप जानते हो कि किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का आप जानते हो मीटर क्यूब होता है। तो इसे जब करोगे तो किलोग्राम मीटर पर क्यूब आ जाए। ये आपकी इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। जैसा कि आप व्युत्पन्न मात्रक का जो दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हो, ये आपका डिफाइन दी हुई है और एसआई यूनिट दी हुई है, और आपका घनत्व का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को आप तनुकरण का इसके पीएच का क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये कहना चाह रहा है गाइज, ये कहना चाह रहा है कि सल्फ्यूरिक को तनु कैसे करते हैं। तो तनु करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि इसमें वाटर की जो मात्रा होती है वो इसमें मिला दो तो ये तनु हो जाती है। और इसका फिर पूछ रहा पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो तनु करते हैं इसका पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, आप एसिडिक में 7 से कम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तनु के कारण क्या हो जाएगा, ये इसकी पीएच जो है वो बढ़ जाएगी। 7 से कम होता है, 7 के आसपास होता है तो न्यूट्रल के पास आने शुरू हो जाता है, तो ये वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ओके दोस्तों, पीएच पे बेस भी क्वेश्चन जरूर आता है, तो पीएच स्केल के बारे में पूरा अच्छे तरह से पढ़ लेना।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 12th। तो दोस्तों जो हमारा 12th क्वेश्चन है लोहे के दाने साधारण नमक और चौक पाउडर के मिश्रण के अवयवों को पृथक विधि के क्रमागत चरण लिखिए। तो दोस्तों जो पृथक्करण है उसकी विधि को हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें लोहे के दाने को चुंबक के माध्यम से दिए गए मिश्रण को अलग किया जाता है। तो आप जानते हो दोस्तों जो आपका मिश्रण होता है वो चुंबक के दाने चुंबक में चिपक सकते हैं, इसलिए वो आपने देखा होगा दोस्तों, बोल रहे हो चुंबक में ये कैसे चिपक जाते हैं। तो आपने मिट्टी देखा है, मिट्टी में जब हम चुंबक को रखते हैं तो उसमें मिट्टी चिपक जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो उनमें मिनरल्स और आयरन्स की मात्रा होती है, इस कारण क्या होता है वो चिपक जाते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हमारा इसका सेकंड पार्ट भी दिया, साधारण नमक को विधि से अलग कर सकते हैं। साधारण नमक जो विधि होती है उससे भी इसको हम अलग कर सकते हैं। कोई बात दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, ताकि मैं जल्द से जल्द आपकी दिक्कत को ख़त्म कर दूं। चलते हैं हम अपने 13 गाइज। ये क्वेश्चन जो है हर बार आता है, एक क्वेश्चन जो आपका ये चैप्टर से इलेक्ट्रॉन वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है रदरफोर्ड, ये इन पे और इस संयोजकता निकालने पे, तो ये क्वेश्चन और जो कार्बन वाला चैप्टर है कार्बनिक यौगिक के, उस पे बेस जो आपका स्ट्रक्चर बनाना है और वो इस पे बेस है संयोजी आबंध ये सब, तो इस पे बेस जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसे आप जरूर कर लें। जैसे हम देखते हैं एक तत्व X के बाह्यतम कक्ष में 7 और तत्व Y के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। समझे दोस्तों, X के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और Y के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो X की संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 से अगर ज़्यादा होती है तो संयोजकता 8 में से घटा के निकालते थे, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1, और 5 है तो 8 में से घटाओगे तो 3 आ जाएगा। इन तत्वों के संयोजन में इनके बीच किस तरह के आबंध स्थापित होंगे और क्यों? X और Y के संयोजन से बने यौगिक को सूत्र लिखिए। दोस्तों इसने कहा 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है और 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, तो संयोजन के इन बीच किस तरह के आबंध होंगे। तो दोस्तों कभी भी आपके दो तत्व या दो एलिमेंट एक दूसरे में जुड़ते हैं तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सह संयोजी आबंध। मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को दे के सह संयोजी आबंध बना लेते हैं, ये बनता है। और इसने पूछा है X और Y के यौगिक कैसे बनेंगे, तो यौगिक का जो है पूरा इसमें फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पे आप जैसे CL4 आपका यौगिक बन। इस क्वेश्चन को आप दोस्तों जरूर कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है, भारी फौजी टैंकों को चौड़ी सतह चयन पट्टी पर चलाने की व्यवस्था के साथ बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक इसने कहा, इसका आंसर आप जैसे कि पढ़ सकते हो, भारी फौजी टैंकों को चौड़ी सतह चयन पट्टी को चलाने की व्यवस्था के साथ बनाया जाता है, जिसके लिए उनकी सरफेस एरिया बढ़ जाए और फ्रिक्शन कम लगे, ताकि टैंक आसानी से आगे बढ़ सके। तो अगर दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार बताता हूँ। एक चीज़ होता है दोस्तों फ्रिक्शन होता है घर्षण आप बल जानते हो कि दो चीज़ जब एक दूसरे के ऊपर चल रही होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, फिसल या चल रही है। जैसे आप किसी चीज़ को फिसलाते हो तो उनके बीच जो होती है एक बल लगता है, और वो बल हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लगता है। अगर आप आगे की ओर जा रहे हो तो आपका बल जो है आपकी पीछे की ओर लगता है, इसे हम फ्रिक्शन बल कहते हैं, जिसे हम घर्षण बल। तो घर्षण बल जो होता है वो आपका क्या होता है, उसे प्रभावित करने वाले कारक एक पूछते। तो प्रभावित करने वाला कारक सबसे पहला कारक है आपका जो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कर दो, बढ़ा दो, तो फ्रिक्शन बल आपका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाता है। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, खिलाड़ी होते हैं वो आपके जो कील वाले जूते पहनते हैं, स्पोर्ट्स के जूते कील वाले होते हैं। क्यों? वो आपका फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसीलिए वो कील वाले जूते पहनते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की क्लर्क विधि का वर्णन करें, संबंध रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर में क्लर्क विधि दी हुई है। जब निर्धारित मात्रा में भुजा हुआ चूना कठोर जल में डाला जाता है तो घुलनशील बाइकार्बोनेट अघुलनशील कार्बोनेट से निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये आपका दिया हुआ CaOH होल ट्वाइस जो दिया हुआ, ये आपका भुजा हुआ चूना होता है, और ये आपका बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आपका ये बना देता है। और इसके नीचे ये जो रिएक्शन दी हुई, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके 3 से 4 पेपर में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, कहीं आपका ये ना हो कि इस पेपर में भी रिपीट हो जाए, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर ले। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके दिक्कत को खत्म कर दूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सल्फेट के विलयन को लंबे समय तक लोहे की बाल्टी में रखा जा सकता है।
तो इसने पूछा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे की बाल्टी में रख सकते हैं लंबे समय से। तो आप जैसा कि आंसर में पढ़ सकते हो, कॉपर सल्फेट के विलयन को लंबे समय तक लोहे की बाल्टी में नहीं रखा जा सकता। इसके कारण है, जब लोहे को CuSO4 के विलयन में रखा जाता है तो यह विलयन को Cu को विस्थापित कर देता है। FeSO4, जैसा कि मैंने अभी बताया था दोस्तों, पायरिटी लेवल बताई थी कि आपका पायरिटी लेवल होती है कुछ। पायरिटी लेवल में यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये विस्थापन अभिक्रिया का रिएक्शन। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ से कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और आयरन आ जाएगा। तो यह आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा, इसलिए उसे ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रखा जाए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके समाप्त हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा सेक्शन, 4 नंबर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके अब स्टार्ट होते हैं। चलते हैं आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों पे फोकस करना दोस्तों, ये आपको पास करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 दाए 40 नंबर के क्वेश्चन आपके ये होते हैं, और लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आते हैं। वो अगर ये नहीं कर लो तो आप पास क्या टॉप कर जाओगे। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन है 45 ग्राम जल में अणुओं की संख्या का आकलन कीजिए। ऑक्सीजन का अनुभार 32 U है और हाइड्रोजन का अनुभार 2 U है। U यहाँ पे यूनिफाइड होता है दोस्तों, U, और यहाँ पे मोल का फॉर्मूला आप जैसा कि देख सकते हो, द्रव्यमान होता है और एक मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है दोस्तों जो दिया होता है ऊपर, और मोलर द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। मोलर द्रव्यमान निकाला जाता है जैसे आपका H2O है, H2 का तो मतलब H का 1 होता है, तो 1 को 2 यहाँ पे आइटम है तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 16 और 2 18 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये 17 क्वेश्चन देखो तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है आंसर में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 45 ग्राम जल, तो यहाँ पे आपको जो 27 लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको 45 लिखना है, और इसका आंसर भी अलग है, और 18 ग्राम तो आपका आएगा। यहाँ से आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, अगर 3 के टेबल से करते हो तो 3 6 जाओ, और ऊपर 3 के टेबल से करो 3 1 जाओ, और वहाँ पे 3 5 जाओ, और 3 सही से करते हो 3 2 जाओ, और 3 सही से करते हो 3 5। इससे यहाँ से यहाँ डिवाइड करो 2.5 आंसर आ जाए। 2.5 आंसर आएगा दोस्तों। यहाँ पे जो दिया हुआ है 2.5 ठीक दिया हुआ है, ये 1.5 आंसर आपका मिस प्रिंटिंग है। तो दोस्तों ये आंसर आप ना करें, आंसर आप 45 लेके करें तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों चलते हैं हम अपने इसके आगे। यहाँ तो हमने मोल निकाल लिया, 2.5 आपका मोल आया है। इसके बाद हम निकालते हैं इसमें अणुओं की संख्या निकालने बोले। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम जानते हैं एक में क्या होता है 6.2, ये आवोगाद्रो नंबर है दोस्तों, ये आवोगाद्रो नंबर। इस आवोगाद्रो नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाए, और ये आपका आंसर आ जाए। कोई दिक्कत दोस्तों, और इस 27 की जगह आप 45 जरूर कर। क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ये, उदाहरण देते हुए मेंडेलीव द्वारा दिए गए तत्वों के वर्गीकरण की 4 खूबियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि मेंडेलीव वहाँ पे सबसे पहले जो आप आवर्त सारणी वाले चैप्टर अगर पढ़ोगे तो उसमें आपका सबसे पहला जो था वो था डोवेराइनर ने त्रिक दी थी, वो भी आपका फेल हो गया था। न्यूलैंडस आया था, उसने सारे गामा पादा निशा दे दिया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद आपका मेंडेलीव आया था। मेंडेलीव को अच्छा इसलिए माना जाता है कि मेंडेलीव ने कुछ प्रिडिक्शन कर दी थी। प्रिडिक्शन मतलब होता है कुछ मान लिया था कि आगे भी कुछ तत्व मिलेंगे, और उसने पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी आपकी आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे। तो वो उसकी अच्छाइयाँ थी कि उसने क्या कर दिया, कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे, प्रिडिक्शन की थी कि, और गैलियम हो गया आपका, सीजियम हो गया, इन सब के लिए। और प्रिडिक्शन ऐसी करी कि जैसा सूत्र दिया, जहाँ बताया वहीं पे आके जो भी मिले एटम वो वहाँ पे आराम से फिक्स हो गए। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। दूसरी खूबी थी कि आपका सभी तत्व का वर्गीकरण अच्छे से कर रहा था इसने। परमाणु द्रव्यमान में सुधार, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिया था, और उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा तत्व भी थे। तीसरा, नए तत्वों की भविष्यवाणी करी थी। अभी मैंने बताया कि कुछ तत्व जो थे भविष्यवाणी कर दी थी कि वो मिलेंगे। एक बार रीड जरूर कर लेना दोस्तों। इसके बाद तत्वों की संयोजकता, इसने संयोजकता का हिसाब भी दिया था कि कुछ तत्व जो है ये देखा था कि समान संयोजकता वाले तत्व एक ही ग्रुप में आ रहे थे। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों ज़रूर बताएं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कम है। आप इन क्वेश्चनों को जो है आप पढ़ लो, ताकि आप अच्छे कल पेपर है आपका और अच्छे से कर सको। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड इतने मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिमान है। इस पर 6 न्यूटन का बल गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो इसके बाद
अगले 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों, वहाँ से वैल्यू या निकाल लेंगे। और यहाँ से F = ma होता है। ये आपका जो न्यूटन्स का जो फॉर्मूला वो होता है, सेकंड लॉ वहाँ से प्रूफ हुआ था। तो यहाँ पे आपको F दिया हुआ है और यहाँ से m दिया हुआ है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, a निकल जाए। और ये आपका मोशन का इक्वेशन है, S = ut + ½ at²। इसमें वैल्यू पुट कर देगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मोशन के इक्वेशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है बेस, और इसके ग्राफ जो है जितने भी दिए होंगे 2-3 चैप्टर में उसे कर लो, क्योंकि इस पे बेस जरूर आता है। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है तापस्थापी को डिफाइन करना है। सेकंड है द्विघाती पट्टियों को ज्ञात कीजिए। एक सरल परिपथीय आरेख को सहायता से समझाइए कि द्विघातीय पट्टी है तापस्थापीय भांति कैसे कार्य करती है। तो दोस्तों, तापस्थापी गर्म एवं ठंडे करने के उपकरणों में तापस्थापी का प्रयोग किया जाता है। गर्म और ठंडा करने के प्रयोग में किया जाता है। और द्विघातीय पट्टी जो होती है, इसमें अलग अलग धातुओं को पट्टी होती है जो एक दूसरे पर लगी होती है। गर्म एवं ठंडे करने वाले उपकरणों में प्रयुक्त तापस्थापी होती है। तो दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। और ये फिगर जरूर देख लेना, इस फिगर को बनाने का है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, कहीं ये ना हो कि इस बार भी रिपीट हो जाए, तो इसे जरूर कर लेना। चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। कोई बिंब एक अवतल दर्पण के सामने इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो दोस्तों, कोई बिंब रखा गया है, तो इसका मतलब यू की वैल्यू जो बिंब की दूरी होगी यू, वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके समान आकार के प्रतिबिंब बनता है। एक नामांकित किरण आलेख द्वारा इसी दर्पण में सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब बनाने दर्शाइए। प्रतिबिंब की अभिलक्षणों को वर्णन किया। ये ध्यान रखना, कभी भी हम यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है। 6 आपके अगर एक चैप्टर पढ़ोगे तो अब चैप्टर में 6 जो हैं अवतल दर्पण के दिए हुए। इसकी कंडीशन है कि सबसे इन्फिनिटी पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। अगर हम किसी पर सी से परे रखते हैं तो वहाँ पे सी और एफ के बीच में बनता है। सी पे रखते हैं तो सी पे बनता है। तो ये कंडीशन सी वाला है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब त्रिज्या पे रखते हैं तो त्रिज्या पे बनता है और समान ऊंचाई का बनता है। तो ये आपका सी वाला हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपका फिगर दिए हुए हैं। ये आपका फिगर है, अवतल दर्पण है। ये आपका कहाँ पे रखा हुआ है, इस इन्फिनिटी पे रखा है तो आपका फोकस पे बन रहा है। सी के परे रखा है तो आपका इन दोनों के बीच में बन रहा है। सी पे रखा है तो सी पे ही बन रहा है। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं, सी इन दोनों के बीच में रखा है तो सी के दूर जा के बन रहा है। एफ पे रख रहे हैं तो इन्फिनिटी पे बन रहा है। और इन दोनों के बीच में रख रहे हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी मतलब जो मिरर है उसके पीछे बन। आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पे नहीं उतार सकते। तो ये 6 कंडीशन है दोस्तों। और उत्तल के दर्पण के 2 कंडीशन है, वो याद कर लेना। और लेंस के भी है 6। तो इनमें से जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है फिगर पे बेस। तो ये फिगर 6 ये दिए हुए हैं, 6 आपके लेंस के हैं, 6 दर्पण के, 12 हो गए और 2 वो हैं। तो आपके ये बस कर लो तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो लेंस को जरूर कर ले। इसके बाद आपका 22 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका तंत्रिका तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है। तो चित्र आप बना सकते हो। और कुछ चित्र भी दिए हुए हैं, बायो के चैप्टर में आपके चित्र हैं, उन चित्रों को कर ले, क्योंकि एक चित्र जरूर है। और तंत्रिका तंत्र जरूर आता है। तो तंत्रिका तंत्र तो कर ही ले, ये आता ही आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, डार्विन के सिद्धांतों को संदर्भ में अनुकूलन की। तो ये आनुवांशिक का जो है चैप्टर है, उसमें आपका डार्विन की सिद्धांत दी हुई है। उसका सिद्धांत आप जरूर पढ़ ले। डार्विन और मेंडल 2 के सिद्धांत जरूर आते हैं। तो ये डार्विन का सिद्धांत आप जैसा पढ़ भी सकते हो, पढ़ लेना दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा लिखी है, धातु कर्म, निष्पादन, थर्माइट क्रम और अधिक क्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो धातु कर्म आप जैसे पढ़ सकते हो, ये आयस्क होता है। आयस्क जो हमारे गैंग पार्टिकल होते हैं, गैंग पार्टिकल से जो निकलते हैं उसे आयस्क कहते हैं। और गैंग जो होते हैं वो हमारे मिट्टी से। निष्पादन होता है उससे। ये 4 जो है डिफाइन पक्का आते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को। ये 4 जो डिफाइन है जरूर कर लेना। और निष्पादन जो होता है उसमें से निकालने का प्रोसेस होता है। थर्माइट प्रक्रम जो होता है, आयरन ऑक्साइड, इसकी जो रिएक्शन है ये। और एनोड पे जो होता है ये क्या जाता है, आपका विद्युतीय लेपन होता है। इसमें कैथोड और एनोड पे जाके ये विस्थापित हो जाता है।
चलते हैं अपने ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर लेना। इसके बाद 25 जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 15 दिनों से अधिक खांसी होने की, सीने में दर्द और हल्का बुखार और उनकी भूख और वजन में भी कम हो रहे हैं। तो इस दोस्तों वजन में कम, दो तरह के रोग होते हैं, एक दीर्घकालिक रोग होता है और एक क्या होता है आपका तीव्रकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग में आपके शरीर में जो होता है भार में कमी आती है, लेकिन तीव्रकालिक रोग में नहीं आती। तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, इस व्यक्ति को जो रोग हो रखा है उसका नाम बताइए। तो आप नाम देख सकते हो टीबी। जो रोग दीर्घकालिक है उसका नाम लिख देना, तो टीबी हो जाए। क्या यह एक संचारी रोग है? हाँ है, तो संचारी रोग होता है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, इस रोग के कारक जीव का नाम लिखिए। तो कारक जीव है इसका माइक्रोबैक्टीरिया, ये इसके कारक जीव है। और आपका जो फोर्थ पार्ट है, रोग की पुष्टि हो जाने पर आप क्या कदम उठाएंगे। तो पुष्टि हो जाने पर ये आपकी वो पूछ रहा है कि आप क्या करोगे अगर आपको पता चल गया रोग। तो ये आपकी व्यू है, ये आप दे सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। ये आपका चैप्टर जो हम बीमार क्यों होते हैं उससे आया हुआ है, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर इनके बीच में डिफरेंस आ जाए, दीर्घकालिक रोग और तीव्रकालिक रोग में, या संक्रामक रोग असंक्रामक रोग में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इन्फेक्टियस और अनइन्फेक्टियस, वरना फिर आपका ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। उसके बाद आपका 26 है समझाइए। फर्स्ट पार्ट है पेंगुइन तथा सेकंड पार्ट है ऊँट अपने पर्यावरण में जीवित रहने में के लिए किस प्रकार का अनुकूलित हुआ। तो दोस्तों ये अभी आपके अनुवांशिकता चैप्टर से, तो आप इसे एक बार पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। 27 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों इन्वायरमेंट के जो चैप्टर है उससे आया हुआ है, इन्वायरमेंट चैप्टर। इसे भी एक बार आप रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, इसे भी एक बार पढ़ लें। इसके बाद 28 क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मॉडल पे जरूर आता है। रदरफोर्ड का है या आपका नील बोर्स का है। तो रदरफोर्ड का यहाँ पे आ रखा है दोस्तों, नील बोर्स का भी कर ही लेना। थॉमसन का मॉडल भी कभी कभी आ ही जाता है। 3 मॉडल है, तीनों में से पढ़ लेना दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन जरूर आए। तो इसने बोला रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, इस मॉडल में क्या कमियां थी और बोर के अपने मॉडल की कमियों को किस प्रकार दूर किया। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ गया है, खुश होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप रदरफोर्ड का मॉडल जानते हो, रदरफोर्ड की कमियां क्या थी, उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन बस एक चीज़ गलती कर दी। उसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब अपनी कक्ष में घूम रहे होते हैं, तो घूमते घूमते क्या करते हैं, वो कक्ष जो होते हैं उसे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे रिवॉल्व करते करते वो छोटा होता जाता है उसकी कक्ष, और एक समय ऐसा आएगा वो नाभिक में आके समा जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो एटम है वो स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ से पता चल गया कि एटम जो है अनस्टेबल है। तो यही इसकी गलती है। उसे ठीक कैसे किया नील बोर्स ने बस ये बता दिया कि जो जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रही होती है तो वो अपने ऊर्जा का विकिरण नहीं करती है, मतलब ऊर्जा जो है वो क्या इमिट नहीं करती है एनर्जी। और सेकंड पार्ट है, उसने ये बताया था कि जो वो जिस कक्ष में घूमती है, जिस क्लास में घूमती है, वो उसकी ऑर्बिट होती है। यही बस मॉडल बताना और कुछ नहीं बताना, जैसा ये आप पढ़ भी सकते हो। ये आपका मॉडल पूरा दिया हुआ रदरफोर्ड की कमियाँ ये सब। ओके दोस्तों 29 क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल बेस है, ये आप फॉर्मूला दिया हुआ। इसने बोला बल्ब जो है इस पर 4 वाट है। वाट का जो शक्ति का जो फॉर्म वो यूनिट होती है, वाट होती है दोस्तों। ऐसा यूनिट जरूर, कोई भी न्यूमेरिकल में जो ऐसा यूनिट होती है उस पर ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ऐसा यूनिट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपका जो 4 वाट है शक्ति दी हुई है, 10 वोल्ट आपका विभवांतर मार्क्स का यह क्वेश्चन अंकित है। तो इस बल्ब की तन्नु का प्रतिरोध अधिकतम सुरक्षित दीप्त के लिए इसमें प्रभावित हो सकने वाली धारा का मान गया था। तो P इजिकल टू इतना, V इजिकल टू इतना, P इजिकल टू V²/R होता है। और ये वैल्यू पुट करके आप इसमें लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा ये। और सेकंड पार्ट पूछ रहा है 20 वोल्ट के स्रोत के साथ बल्ब का सुरक्षित प्रयोग करना। तो यहाँ पे ये वैल्यू में लगा देंगे 20 वोल्ट को कोई बल्ब को 5 स्रोत से जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम और समांतर। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वो सीधा जोड़ देते हैं R1 R + R2, और अगर पैरेलल में जोड़ा जाता है मतलब समांतर में जोड़ा जाता है 1/R + 1/R1 + 1/R2 ऐसे जोड़ते। तो यहाँ पे वो लगा के आपका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और उससे फिर P निकाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कई फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे P = I² और R दिया हुआ है, तो ये भी कंफ्यूज मत होना, ये भी आपका पावर का ही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता से दोस्तों आपने देखा कि आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 6 नंबर। तो अनुवांशिकता चैप्टर को जरूर अच्छे से कर ले, ये चैप्टर जो है एग्जाम व्यू से हो जाए। लास्ट क्वेश्चन ये अनुवांशिकता के ऊपर, अनुवांशिकता TT ये मेंडल का प्रयोग है, तो इसे आप जरूर कर लो, ये प्रयोग जरूर आता है।
और लास्ट क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो, न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। अंत में यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।